नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 20 जनवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा, देखते हैं। तो सवाल है इसमें कि मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत किस प्रकार की रक्षा प्रणाली विकसित करना चाहता है। ये क्वेश्चन था हमारा अगले वीडियो का। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, देखते हैं। पहला है केवल मिसाइल आधारित रक्षा प्रणाली, दूसरा है केवल लड़ाकू विमानों पर आधारित प्रणाली, तीसरा है बहुस्तरीय और एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली, चौथा विकल्प है केवल सीमा पर तैनात सैनिकों की व्यवस्था। ये थे इसके 4 विकल्प। इसमें मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत किस प्रकार की रक्षा प्रणाली विकसित करना चाहता है, तो इसमें तीसरा विकल्प से हो जाएगा बहुस्तरीय और एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली। ठीक है। मिशन सुदर्शन चक्र ये भारत की एक भविष्य की रक्षा योजना है, जिसके तहत देश की एक बहुत मजबूत, स्मार्ट और स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाना चाहता है। इसका लक्ष्य है कि 2035 तक भारत के महत्वपूर्ण ठिकानों को, जो कि दुश्मन की हवाई और मिसाइल हमलों से पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में सीडॉट को स्कोच अवार्ड 2025 किस तकनीक के लिए प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन था हमारा। 4 विकल्प दिए हैं इसमें। पहला है 5G मोबाइल नेटवर्क तकनीक, दूसरा विकल्प है क्वांटम संचार प्रणाली और तीसरा है ब्रॉड सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन और चौथा विकल्प है साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म। बात करें हाल ही में सी डॉट की, तो स्कोच अवार्ड 2025 किस तकनीक के लिए प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया है सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। तीसरा विकल्प से हो जाएगा। यह पुरस्कार उसे उसकी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन जो कि सीबीएस तकनीक के लिए मिला है, जो कि यह सम्मान 104वीं स्कोच समिति में प्रदान किया गया। यह तकनीक स्वदेशी किफायती और 21 भारतीय भाषाओं में जो कि संदेश भेजने में सक्षम है, जिससे आपदा के समय जो कि जान माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, बात करते हैं सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। तो यह एक ऐसी आपदा और आपातकालीन चेतावनी प्रणाली है जिसके माध्यम से भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं की चेतावनी को मोबाइल फोन पर रियल टाइम में, वो भी बिना नेटवर्क या हुए, सीधे लोगों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, और इस प्रणाली में जो कि कुछ चेतावनियां भी शामिल है, जैसे भारतीय मौसम विभाग, विज्ञान विभाग, CWC, INCOI जैसी एजेंसियां की चेतावनियां शामिल होती है, जिन्हें एक ही मंच से पूरे क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है। देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा, जनवरी 2026 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा का मुख्य परिणाम क्या रहा। क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प दिए इसमें। पहला है केवल सांस्कृतिक सहयोग, दूसरा विकल्प है व्यापारिक संबंधों में कमी, तीसरा विकल्प है भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी मजबूत, या चौथा है वीजा नियम सख्त। तो बात करें जनवरी 2026 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की, तो भारत यात्रा का मुख्य परिणाम क्या रहा, तो भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना। ठीक है, इसमें तीसरा विकल्प से हो जाएगा। बात करें यूएई की, तो ये राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो कि भारत आए, और इस यात्रा के दौरान जो कि भारत और यूएई ने अपने संबंधों को केवल व्यापार तक सीमित न रखकर एक व्यापक रणनीति,
साझेदारी में बदलने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें से है कि जैसे धौलेरा SIR जो कि गुजरात में हुए निवेश पर सहमति। दूसरा है अंतरिक्ष सहयोग के लिए इन स्पेस और यूएई स्पेस एजेंसी के बीच समझौता। और जैसे कि रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का निर्णय। वही है ऊर्जा सुरक्षा के तहत HPC और AD गैस के बीच LNG समझौता। और AI सुपर कंप्यूटिंग, डिजिटल दूतावास, जो कि परमाणु ऊर्जा और युवाओं के आदान प्रदान जैसी नई पहलों की घोषणा। इस यात्रा के दौरान ये सारी जो कि कदमें उठाई गई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स मतलब शॉर्ट में कहे तो RNI 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन है हमारा, चार विकल्प दिए इसमें, 10वां, 12वां, 16वां या 25वां। तो भी हाल ही की बात है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को प्राप्त हुआ है 16वां स्थान। तीसरा विकल्प से हो जाएगा यहाँ से, ये इंडिया को जो कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI 2026 में 154 देशों में 16वां स्थान मिला है। और यह सूचकांक जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है और यह देशों के नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक शांति और सहयोग जैसे पहलुओं पर आधारित होता है। इसकी रैंकिंग दिखाती है कि वह केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक राष्ट्र के रूप में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की किस परियोजना को मंजूरी दी। क्वेश्चन है हमारे, चार विकल्प हैं इसमें। पहला है कि नर्मदा नदी परियोजना, दूसरा है बेमला नदी सिंचाई परियोजना, तीसरा है गोदावरी लिंक परियोजना और चौथा है कृष्णा नदी परियोजना। तो हाल ही की बात है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की ये बेमला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। दूसरा विकल्प से जाएगा यहाँ से, तो ये था यहाँ से दूसरा विकल्प से जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार ने ये कहां पर परियोजना की मंजूरी दी है, तो ये दी है यवतमाल जिले में जो कि स्थित बेमला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 4,775 करोड़ है। और इस परियोजना से जो कि 52,423 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, वर्षा पर निर्भरता कम होगी और फसल उत्पादन और किसानों की इससे क्या है कि आय बढ़ेगी और विदर्भ क्षेत्र में जो कि जल सुरक्षा और भी मजबूत होगी। इसके साथ ही जो कि कैबिनेट ने विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए महिमा नामक नई एजेंसी के गठन को भी मंजूरी दी है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में शुरू किया गया दूसरा रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वेक्षण किस परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो चार विकल्प है इसमें, नमामि गंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन और जल जीवन मिशन। ये थे इसके चार विकल्प। तो बात करें हाल ही में शुरू किया गया दूसरा रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वेक्षण किस परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तीसरा विकल्प से हो जाएगा यहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये भारत सरकार की एक राष्ट्रीय योजना है जिसका उद्देश्य है डॉल्फिन को बचाना और उनकी संख्या बढ़ाना। ठीक है, इस सर्वेक्षण की शुरुआत कहां से हुई, तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हुई है और इसका उद्देश्य है कि नदियों और मुहाना क्षेत्रों में डॉल्फिन की संख्या का आकलन करना, उनके आवास की स्थिति और खतरों को समझना, वहीं भविष्य की संरक्षण प्रयासों को बेहतर बनाना। ये इससे कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। और यह सर्वेक्षण जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के समन्वय से
किया जा रहा है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में इलैयाराजा को जो कि किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यह है इलैयाराजा, इन्हीं की बात हो रही है कि इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो चार विकल्प है इसमें। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्मवाड़ी पुरस्कार और चौथा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो इन्हें अभी जो कि सम्मानित की जाने की घोषणा की जा रही पद्मवाड़ी पुरस्कार से। ये प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा को जो कि भारतीय फिल्म संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मवाड़ी पुरस्कार दिया जाएगा। यह सम्मान उन्हें जो कि अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण जो कि 2026 में मिलेगा। और इलैयाराजा की बात करें तो इलैयाराजा ने 40 प्लस वर्षों के करियर में जो कि 1000 से अधिक फिल्मों के लिए कई भारतीय भाषाओं में संगीत दिया है। जैसे पद्मवाड़ी पुरस्कार की बात करें तो पद्मवाड़ी पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख की नगद राशि शामिल होती है। ठीक है, बात करें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का फिल्म महोत्सव होता है जो भारत और दुनिया की अच्छी और सार्थक फिल्मों को मंच देता है। इसका 11वां संस्करण जो कि 28 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के बीच है। और स्थान की बात करें तो ये महात्मा गांधी मिशन, छत्रपति संभाजीनगर। और यह मंच जो कि फिल्मकारों, कलाकारों और विद्वानों के विचार विनिमय व सार्थक सिनेमा के प्रदर्शन का अवसर देता है। अगला सवाल है हमारा कि भारत को यूनाइटेड अरब अमीरात ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है। तो चार विकल्प हैं इसमें। 2028 तक, 2030 तक, 2032 तक या 2035 तक। तो भी इंडिया और यूएई ने जो कि आपसी व्यापार को और बढ़ाने के लिए तय किया कि 2032 तक, तीसरा विकल्प हो जाएगा, दोनों देशों के बीच व्यापार 200 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। और यह फैसला जो कि नई दिल्ली में हुई वार्ता के दौरान लिया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। इसका लक्ष्य है कि व्यापार और निवेश बढ़ाना, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और तकनीक में सहयोग करना और वहीं दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ठीक है, ये इसके कुछ लक्ष्य थे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस शहर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। तो चार विकल्प हैं इसमें। पुणे, नागपुर, भोपाल या हैदराबाद। तो अभी हाल ही की बात है, राजनाथ सिंह ने ये की है नागपुर में। दूसरा विकल्प हो जाएगा जो कि नागपुर महाराष्ट्र में एक नई मध्यम क्षमता वाली जो कि गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। और यह इकाई जो कि सोलर इंडस्ट्रीज की जो कि सहयोगी कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में स्थापित की गई है। इनके उद्देश्य है कि देश में रक्षा उत्पादन बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देना और वही सेना की जरूरतों को देश में ही पूरा करना। मतलब कि बाहर के देशों पे गोला बारूद के लिए निर्भर कम रहना पड़े। इस उद्देश्य से इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। चार विकल्प हैं इसमें। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड या छत्तीसगढ़ में। तो आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना ये शुरू किया गया है ओडिशा। ओडिशा सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है और इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सके। इससे क्या है कि इससे बच्चों को पढ़ाई आसानी से समझ आती है, स्कूल छोड़ने की समस्या कम होगी और वहीं स्थानीय भाषा और संस्कृति को भी
बढ़ावा मिलेगा। इससे इस उद्देश्य से आमे पढ़िबा आमा भसारी योजना सरकार ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई है। बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल है जो कि भुवनेश्वर और यहाँ के सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है यहाँ के डॉक्टर हरिबाबू कम्हमपति। ठीक है, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की जो कि यहाँ की महानदी ओडिशा की सबसे प्रमुख नदी है और चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वहीं यहाँ की संस्कृति की बात करें, संस्कृति और धरोहर देखिए अगर, तो यहाँ की पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये काफी फेमस है और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ओडिशा में ओडिसी नृत्य के लिए जो कि ये काफी प्रसिद्ध है। ओडिसी नृत्य के लिए ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के रूप में किस अधिकारी ने कार्यभार संभाला है? क्वेश्चन है ये हमारा, 4 विकल्प है इसमें। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, दूसरा विकल्प है इंस्पेक्टर जनरल एम.बी. पाठक और तीसरा है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, चौथा है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो भी हाल ही में पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के रूप में एम.बी. पाठक इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो दूसरा विकल्प से हो जाएगा कहाँ पे, तो ये कोस्ट गार्ड जो कि पश्चिमी समुद्री तट के रूप में मुंबई में आयोजित औपचारिक परेड समारोह के दौरान इन्होंने ये कार्यभार संभाला है। ठीक है, बात करें एम.बी. पाठक की, तो एम.बी. पाठक का करियर जो कि काफी लंबा और अनुभवपूर्ण रहा है। ये जुलाई 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे और अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने तटरक्षक बल के लगभग सभी प्रकार के जहाजों की कमान संभाली है। इनके कुछ और पद हैं जिन पर इन्होंने कार्य किया है। ऐसे कुछ पद के नाम है यहाँ पे, ऐसे चीफ ऑफ स्टाफ जो कि पश्चिमी समुद्री तट, दूसरा है कमांडर कोस्ट गार्ड, प्रधान निदेशक जो कि नई दिल्ली में, कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र अंडमान और निकोबार में, कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र जो कि उत्तर पूर्व कोलकाता में, और उप महानिदेशक जो कि ऑपरेशन व तटीय सुरक्षा। ये इनके कुछ पद थे जिन पर इन्होंने कार्यभार संभाला था और कार्यभार संभालने से पहले वे नई दिल्ली में उप महानिदेशक मतलब CISP के पद पर तैनात थे। ठीक है, आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कार्बाइन और टारपीडो की खरीद के लिए लगभग कितनी राशि के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन ये हमारे 4 विकल्प दिए इसमें। 3,200 करोड़, दूसरा विकल्प है 4,000 करोड़, तीसरा है 4,666 करोड़ और चौथा है 5,500 करोड़। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड कर लें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।